वेबिनार है एनसीडीएक्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और कमोडिटी वर्ल्ड दोनों की तरफ से आज हम एक मसाले के लिए एक वेबिनार लेके आपकी और आए हैं। जीरा की खुशबू और धनिया का धन ये दोनों मिल जाए तो इस बार इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा साल दिखने को मिल सकता है। इस बार जीरा में काफी अच्छी मार्केट दिख रही है, धनिया में भी मार्केट अच्छी है और पर्टिकुलरली जो मसाला कॉम्प्लेक्स है उसमें इस बार काफी निवेशकों को कमाई हो सकती है, ऐसा रुझान मार्केट से मिल रहा है। तो इस तरह से उसमें हेजिंग करके आप किस तरह से अपना जो ट्रेड है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसकी बात लेके आज हम आए हैं। और आज हमारे साथ अ, योगेश भाई मेहता जो कि फिश के ट्रस्टी है और स्पाइसेस बोर्ड की जो कमिटी है, क्रॉप कमिटी, उसमें भी है। मितेश भाई पटेल जो कि फिश के पास प्रेसिडेंट है और काफी अच्छे निर्यातक है, उनका काफी वर्षों का अनुभव है। हमारे साथ मनोज जी जैन है पृथ्वी मार्ट से, बम्बई से, वो भी हमें इस बारे में पूरा मार्गदर्शन देंगे। राजकोट से भरत भाई दासानी है, वो फिश के डायरेक्टर है और काफी सालों से एक्सपोर्ट के बिजनेस में। भरत भाई आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कोटा से अभी अभी ज्वाइंट होने वाले हैं मुकेश जी भाटिया जी, वो भी अभी हमारे साथ ज्वाइंट होंगे। वो धनिया की मार्केट में बहुत ही एक्टिव है और पूरी मसाला कॉम्प्लेक्स पर उसकी नजर रहती है। जगदीप जी, ये जो सेमिनार है, वेबिनार जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, वहाँ आप किस तरह से हेजिंग करना चाहिए, निर्यात निवेशकों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए आप ओपनिंग रिमार्क दीजिए। जगदीप जी, आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू मयूर भाई। तो सबसे पहले मैं एनसीडीएक्स की तरफ से जो है सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि अपना टाइम निकाल के जो है ना आज छुट्टी के दिन भी जो है शाम के टाइम ज्वाइन किया। और आशा करता हूँ कुछ ना कुछ फायदा लेके ही जाएंगे। और मयूर भाई को मैं लगभग पिछले 15 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो उनसे जो सीखा है उस हिसाब से ही मैं ये 4-5 मिनट जो है ना लूंगा आपके। तो इनका एक मानना है कि सामने वाला जैसा अपना उसी तरीके से बात करनी चाहिए, अदरवाइज जो है ना ना सामने वाले को फायदा होता है ना अपना कुछ। और कम्युनिटी वर्ल्ड ने सबको इनवाइट किया है इस लेवल पे जो बात हो रही है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आज अपने किताबी बात ना करके प्रैक्टिकल बात करेंगे ना तो कुछ काम की होगी। तो कम्युनिटी एक्सचेंज कोई भी हो, वो एमसीएक्स हो, एनसीडीएक्स हो, सीबोट हो, एलएमई हो, अपने जो एक्चुअल व्यापारी हैं उनके लिए दो मेन काम सिद्ध करती है। सही है, आप लोगों के दिमाग में जो दो काम आए हैं वो सही है, वही बोलने जा रहा हूं मैं। रिस्क मैनेजमेंट, यानी जिसको अपन हेजिंग भी बोल देते हैं, और दूसरा प्राइस बेंचमार्किंग विद ट्रांसपेरेंसी। तो जो सेकंड वाला मैंने बोला, दूसरा प्राइस बेंचमार्किंग ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो तो बखूबी हो रहा है। आज अगर जीरे की बात करेंगे, कहीं किसी को भाव पूछना हो तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ठीक है एनसीडीएक्स पे देखना क्या चल रहा है, मार्केट प्लस माइनस उसके ऊपर नीचे चलेगा कि बदला पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है हाजिर, क्या है बेसिस, सब समझ में आने लग गया। इवन बैंक भी जो है ना अपनी फंडिंग करती है या रिपोर्ट बनाती है तो एनसीडीएक्स के भावों को रेफरेंस मान के चलती है। तो जो दूसरा काम है वो तो अपना सिद्ध हो गया पॉइंट का, बट जो पहला है ना जिसके लिए मेन बनी है, रिस्क मैनेजमेंट यानी अपने हेजिंग जिसको बोलते हैं कई बार, ये सिद्धि प्राप्ति मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को है। टाइम से मिला हूं लोगों से, बहुत कम लोगों को जो है ना हेजिंग की सिद्धि प्राप्त है। हेजिंग का कॉन्सेप्ट सबको पता है, मैं यहाँ उसके बारे में कोई ज्ञान भी नहीं दूंगा कि हेजिंग कैसे करनी चाहिए, कि आपका बाय है तो सेल करो, सेल है तो बाय करो, नहीं। आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो कि हेजिंग क्या है। पर फिर भी हेजिंग अपने करते नहीं है, कारण सिर्फ सिंपल है, फाइनेंशियल बिहेवियर। ऐसा नहीं है अपने पास सब है, आराम से जो जिनको सिद्धि प्राप्त हो वो करते भी है, कैसा भी मार्केट हो वो हेजिंग करके चलते हैं अपना। पर उस फाइनेंशियल बिहेवियर अपना जो है ना वो रोकता है कि जब तक वायदे में एम टू एम प्लस आ रहा है ना तब तक तो हेजिंग अच्छी लगती है। जैसे ही एम टू एम माइनस आने लग गया ना वो हेजिंग सट्टा लगने लगती है।
ये तो पैसे लेके जाएंगे, हाजिर की जितनी बचत थी वो तो ये खा गई, ये तो सट्टा है, अपन सट्टा तो नहीं करेंगे। तो जब तक एम टू एम हेजिंग में अपने को पॉजिटिव दिखता है ना, वो हेजिंग है अपने लिए। और जैसे ही एम टू एम माइनस होता है ना, वो हेजिंग सट्टे में बदल जाती है अपनी, ये तो अपना पैसा लेके गई। तो यहीं पे आके जो है ना अपन मार खा जाते हैं हेजिंग का मतलब समझने में। हेजिंग का मतलब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है, वो आपका प्रॉफिट दुगना नहीं करेगी, तिगुना नहीं करेगी, बट जो प्रॉफिट है उसको बचा के रखेगी। हो सकता है कभी कभार थोड़ा कम भी कर दे, मार्केट है, एनुअली चलती है, एम टू ज्यादा भी आ सकता है, हाजिर कम ज्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है। तो हेजिंग अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए नहीं करते, व्यापार में बने रहने के लिए करते हैं। अब बात यह है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए फिर। बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं इस मत का हूं कि हमेशा भी नहीं करनी चाहिए। अक्सर अभी जैसे अपना कंपटीशन बढ़ रहा है खास करके कमोडिटीज मार्केट में, तो सब सहमत करेंगे कि भाई मोस्टली जो है ना अपने 1-2% के व्यापार के लिए काम करते हैं, उससे ज्यादा व्यापार में छूटता नहीं है बैक टू बैक। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, स्ट्रीमलाइनिंग हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जो लोग मंडी लेवल पे खरीदते थे आज फार्मर लेवल पे पहुंचने लग गए हैं, तो व्यापार में मार्जिन बहुत कम होता जा रहा है। और मोस्टली अपने को तेजी मंदी हाथ में रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो व्यापार के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते। हाँ, अपने यहाँ जो है तेजी मंदी में मोटा पैसा आता है, तो जिस टाइम अपना व्यू क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो कि भाई नहीं तेजी है या मंदी है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब अगर आप असमंजस में है, आपको नहीं समझ आ रहा मार्केट किस तरफ जाएगा, तो हेजिंग करनी चाहिए। जब आपके व्यापार में मुनाफा अच्छा है, कि भी 1-2% के लिए नहीं, आप 4-5% या जो भी परसेंट को आप अच्छा मानते हो कि हाँ इस व्यापार में मेरे को अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो आपको हेजिंग करनी चाहिए। या आपको डर हो कि ये जो व्यापार कर रहा हूँ इसमें जो मुनाफा है वो कम हो सकता है, कि आज मैं बेच रहा हूँ तो आज के हाजिर के हिसाब से मेरे को 4-5% का फायदा हो रहा है, तो आपको हेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि डर है मुनाफा कम हो सकता है। अभी मोस्टली अपने बैंकों के पैसे से ही व्यापार करते हैं, तो जितना ज्यादा लिवरेज करेंगे ना उतना ज्यादा अपना खतरा बढ़ेगा। अगर अपन एक मूडी पे 2 बार व्यापार कर रहे हैं तो 5% की मूवमेंट अपने को 10% की मूवमेंट आएगी। वो आई मार्केट में 5% ही है, क्योंकि अपन डबल लिवरेज्ड है तो अपना 10% जाएगा। और जो एग्रेसिव है वो 3 टाइम लिवरेज हो गया तो 5% अपना 15 लेके जाएगा, मतलब अपनी आधी पूंजी तो गई। तो जब भी अपन लिवरेज के धंधे में हो, अपने को हेजिंग करनी चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ये बोलूंगा कि धंधा बूढ़ा नहीं होता, अपने बूढ़े हो जाएंगे। धंधा कभी नहीं मरेगा, अपने मर जाएंगे। तो अगर जिंदा रहना है और मौत से बचना है, तो हेजिंग करिए। हेजिंग जरूरी नहीं है वायदा है, बैक टू बैक आप हाजिर में कवर कर लीजिए, आपका हेजिंग हो गया। अगर आपके पास 100% पैसा है, आप सामने बेच रहे हैं, पूरा माल खरीद लिए, हो गया आपका हेजिंग। आपके पास माल पड़ा है, सामने बेच दिया, हो गया आपका हेजिंग। तो हेजिंग का कॉन्सेप्ट तो पहले से पुराना है, वायदे ने आके पॉपुलर कर दिया है। तो अगर अपने को जिंदा रहना है और व्यापार बढ़ाना है, तो हेजिंग एक ऐसी चीज है जिसके बिना अपन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लक के भरोसे जो है ना, पूरी जिंदगी नहीं कटती, कभी ना कभी तो खड्डा आएगा, और उस खड्डे से बचने के लिए जो है ना अपने को हेजिंग करनी चाहिए। 100% कभी नहीं करनी चाहिए, बट एक लेवल अपनी प्रपोर्शनेट करके ना जरूर चलना चाहिए। तो मयूर भाई, आपकी सलाह जो पहले आप देते थे वही, कि जो मंच है उसका फायदा पूरा उठाना चाहिए। आज मेरे को मंच मिला तो मेरे को खाली ये एक चीज बोलनी थी कि भाई हेजिंग जो है ना उसको करो। और हाँ, एक और याद आ गया बीच में, अक्सर काफी लोगों से बात होती है तो बोलते कि मैं हेजिंग के धंधे में हूँ। भाई ऐसा हेजिंग का धंधा, बराबर। मतलब हाजिर में लेके और वायदा बेच देता हूँ, रोल ओवर करता हूँ। भाई अपना हम्म। शब्दकोश सुधारो, डिक्शनरी, ये हेजिंग नहीं है, आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज। ठीक है, ब्याज बदला बोलते हैं इसको, हेजिंग नहीं बोलते हैं। हेजिंग कोई धंधा नहीं है, हेजिंग एक टूल है जो अपने व्यापार में काम आता है। ठीक है। या ओवर टू मयूर भाई, थैंक्स टू यू। या थैंक यू जगदीप जी। आपने बहुत बढ़िया बात की कि व्यापार में टिकने के लिए हेजिंग करना चाहिए। आज मुनाफा तो सभी को कमाने को आता है, लेकिन टिकना बहुत जरूरी है। और लंबे समय तक ट्रेड में रहना, ये अभी के टाइम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दोस्तों, हम जीरे और धनिया के बारे में फंडामेंटल बात करेंगे और उसके हिसाब से
हम मार्केट की रुझान क्या हो सकती है उसके बारे में यहाँ से कुछ सबको देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ योगेश भाई मेहता हाजिर है, बहुत सालों से ये ट्रेड में रहे हैं और काफ़ी अनुभव है, फ़ॉरेन मार्केट में भी उनका काफ़ी पकड़ है। योगेश भाई, मेरा पहला सवाल आपको ये रहेगा। योगेश भाई मुझे सुन सकते हैं योगेश भाई? Yeah. I can या listen you. योगेश भाई आपका वीडियो बंद है, ज़रा चालू हो सके तो देखना। योगेश भाई, जीरा की क्रॉप इस बार बहुत इंडिया में कम हुई है। आज हम बात कर रहे हैं कि जीरा जो है उसमें इंडिया की पूरे विश्व में मोनोपोली है। फिर भी काफ़ी हर्डल्स आए हैं। पिछली बार हमने बहुत अच्छा निर्यात किया था जीरा का, एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, काफ़ी कंट्री ने हमको हमारे जीरे को स्वीकारने के लिए मना कर दिया है। इसी जो सिचुएशन है, उसमें आप जीरा के निर्यात के बारे में आपका क्या व्यू है योगेश भाई? पहले तो शुक्रगुजार आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया मेरा व्यूज आप सबके सामने रखने के लिए। 2021-22 जो मार्च 31 को पूरा होएगा उसमें मेरे हिसाब से 2019-20 में जो एक्सपोर्ट हुआ था उसमें करीब 20% माल कम आने 20% एक्सपोर्ट कम होने की संभावना है। जो 2019-20 में 3 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था उसके सामने ये साल मेरे ख्याल से 2,40,000 टन तक की माल मैक्सिमम जा सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। अभी ये साल जो क्रॉप कम आ रहा है, जो सोइंग कम हो रही है, जो हम लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, उसमें से मुझे लग रहा है कि ये साल क्रॉप कम आएगा, भाव ज्यादा रहेगा। गल्फ फूड अभी खत्म हुआ है। मेरे मित्र मितेश भाई उधर वहां थे, वो आपको बताएंगे कितना बिजनेस हुआ, क्या भाव में हुआ, वो बताएंगे करके। लेकिन जो हिसाब से डिमांड आनी चाहिए आज के दिन वो डिमांड नहीं आ रही है। उसका रीजन ये है कि भाव जो बढ़ गया है, 165-70 का भाव जो था वो आज 2022 हो गए हैं, 222 हो गए हैं। तो उसमें बाहर लोग थोड़े कंफ्यूज है कि वो एंट्री ले या नहीं ले। कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने बस मिस कर दिया है, हम लोगों को एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन ये सब हम लोग देखेंगे 15 मार्च के बाद, क्योंकि ये साल 1 अप्रैल के आसपास रमजान है। तो जो डिमांड आने वाली है वो 10 से 15 मार्च के आसपास डिमांड आएगी। उस टाइम पे मालूम पड़ेगा कि अपने जीरे की डिमांड क्या है। आपने जो बताया इंडिया की मोनोपोली है, 5-7 साल से है। हम लोगों को बारंबार टर्की, सीरिया ये चीज की बात करने की जरूरत ही नहीं है। अभी नया प्रदेश, अपना नया कंट्री खुला हुआ है, वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का क्या क्यूमिन आएगा ये अभी बताना जल्दबाजी होगा। थैंक यू योगेश भाई। आपने बहुत बड़ी बड़ी बात की कि जो निर्यात, जो हमारा एक्सपोर्ट जो जीरा का होने वाला है, यहाँ क्रॉप कम है तो भी ये 2,40,000 टन का एक्सपोर्ट होने की जो उम्मीद आपने जताई है, ये भी मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है, ये मैं मान रहा हूँ। हमारे साथ आज मितेश भाई है और मितेश भाई जो बात कहते हैं वो मार्केट के लिए बहुत ही मायने रखती है। मितेश भाई, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा हमारा बायर जीरा में जो है वो चाइना है, चाइना और बांग्लादेश दोनों, और आप अभी गल्फ फूड में से आए हैं। तो मैं आपसे मितेश भाई दो बातें जानना चाहता हूँ कि पहली, चाइना की डिमांड और बांग्लादेश की डिमांड आप कैसी देख रहे हैं, और गल्फ फूड में आप जो वहां जाके आए तो आप वहां का क्या एक्सपीरियंस रहा, ये दो बातें मितेश भाई आप बताइए प्लीज। नमस्कार मयूर भाई, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे एनसीडीएक्स के मंच पे इनवाइट किया। एनसीडीएक्स को मैं आभारी हूँ सर जी। गल्फ फूड अभी 13 तारीख से लेकर 17 फरवरी तक जो गल्फ फूड था वो खत्म हुआ। पहले दिन ऐसा लगता था कि ये भाव जो इंडिया का मार्केट बुलिश ट्रेंड पे है, ये भाव डाइजेस्ट नहीं होंगे। पर जो बायर वहाँ पे आए हुए थे, इस बार गल्फ फूड का गैदरिंग बहुत ही अच्छा था।
जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में समझ सकूंगा, मैं आपको बताऊंगा सर 5% ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा इस बार गैदरिंग था। बहुत सी कंट्री है जो लास्ट ईयर नहीं दिखी थी, मेरा लास्ट ईयर भी मेरा प्रेजेंट था वहाँ पे, मैं इस साल भी गया था। जो लास्ट ईयर में जो पार्टिसिपेंट नहीं आए थे, वो पूरी कंट्रियाँ जो नहीं आई थी, वो सब लोग इस बार गल्फ फूड में थे। थोड़ा कोरोना की वजह से इस रिलैक्सेशन था वहाँ पे। पाकिस्तान, बांग्लादेश के भी बाहर थे, इस बार इजिप्ट के भी बाहर थे, इसके साथ में गल्फ कंट्रीज़ के इराक और सीरिया के भी कोई 2-3 बाहर वहाँ पे हमको आके मिले थे। कुल मिला के इस बार का गल्फ फूड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। पहले दिन का जो गल्फ फूड 13 तारीख को जो स्टार्ट हुआ, उस दिन हमें ऐसा लगता था कि ये रेट डाइजेस्ट बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में बाहर इंक्वायरी लेके आते थे, हमारे से रेट पूछते थे, चले जाते थे। पर मार्केट का ट्रेंड हर साल में गल्फ फूड में जहाँ पे कटिंग होती है, अंडर कटिंग होती है, मेरा बीड मैंने 2500 दिया है तो कोई दूसरा 2480 में बेचता था। पर इस बार का जो फंडामेंटल लोगों के माइंड में सेट था, सभी लोगों के रेट बिल्कुल स्ट्रांग और इक्वलेंस में चल रहे थे। तो बायर ने पहले दिन पूरे मार्केट को सर्च किया, पर उनको कहीं पर भी जो रेट का उनका एक्सपेक्टेशन था कि जो आज हमारे रेट है उससे $50 $25 नीचा मिलेगा, ऐसी कहीं पर भी उनको जगह नहीं मिली। तो दूसरे दिन से जो व्यापार चालू हुए तो बहुत ही अच्छे व्यापार इस साल गल्फ फूड में हुए। ज़्यादातर बाइंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजिप्ट की कंट्री थी। ये 3 लोगों ने यहाँ पे बाइंग बहुत ही अच्छी किया है। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि योगेश भाई ने जो बोला कि 2019-20 में जो हमारा एक्सपोर्ट था 2,85,90,000 टन का, उसके सामने इस साल में मेरा एक्सपेक्टेशन है 2,60,000 टन का एक्सपोर्ट होगा करंट ईयर में 2020-21 में। और आने वाले साल में अभी जो भाव की रेंज है उसके हिसाब से अगर हम सोचते हैं कि ये जो 4,350 रुपये का जो इंडियन रुपीज़ में सिंगापुर क्वालिटी का जो रेट हुआ है, वो 2017-18 में भी यही रेट हुआ था, और वहाँ पे भी एक्सपोर्ट की डिमांड आई थी। मेरा कहने का मतलब है कि डिमांड बिल्कुल कहीं कुछ परसेंटेज में कम हो सकती है, पर डिमांड जो 2,60,000 टन इस साल भी है, वो अगले साल भी 2025 2040 2,25,000 टन या 2,40,000 टन के सामने डिमांड तो रहेगी। क्योंकि कहने का ये रेट ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि आखिरी के 2 सालों में जीरे का बाजार बहुत ही नीचे दब गया था। मार्केट में क्रॉप अच्छी आ रही थी 2 साल से, उसकी वजह से हमारे रेट जो 1850 से $2,000 में चले गए थे, इसकी वजह से हमें लगता है कि जीरा बहुत ही अभी तेज हो गया। पर $2,500 का इसका एक एवरेज प्राइस है। मुझे वो हिसाब से लगता है कि ये रेट आज नहीं तो कल डाइजेस्ट होंगे, और हमारा जो आने वाला साल है उसकी मेरी प्रिडिक्शन है कि 2,25,000 से 2,40,000 टन का एक्सपोर्ट आने वाले साल में होगा। करंट ईयर में 2,60,000 टन का एक्सपोर्ट होगा। अब जो बाइंग कंट्रीज की मैं बात कर रहा, योगेश भाई ने बोला कि एक ही कंट्री है जो ट्रेन को मिस कर गई है। चाइना ऑलरेडी 70,000 टन इस साल में हमारे से एक्सपोर्ट माल इंपोर्ट कर चुकी है। चाइना अभी ट्रेन मिस इसलिए कर गया कि जब चाइना एंड ऑफ जनवरी चाइना जब हॉलीडे पे छुट्टी पे गया था, उस टाइम पे $2,400 के रेट थे, और जब ये लोग रिटर्न आए हैं उस टाइम पे सीधे ये रेट 2,750 से 2,800 हो गए थे। तो उसकी वजह से चाइना को अभी ये रेट डाइजेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि चाइना ने बॉटम लेवल से अक्टूबर से जब चाइना का एक्सपोर्ट हमारा इंडिया का बंद हुआ, चाइना नीचे के रेट से उन्होंने बाइंग किया नहीं है। उसके सामने बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये लोग इस बार बहुत ही लकी साबित हुए। ये लोगों ने $2,200 के भाव से बहुत ही अच्छी बाइंग की हुई है। तो ये लोग 2,200 में भी ले रहे, 2,400 में भी ले रहे, 2,600 में भी ले रहे। आज $3,000 तक में पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी डिमांड है, बांग्लादेश की 3,050 की बहुत ही अच्छी डिमांड है। सवेरे शाम में कोई ना कोई व्यापार हो ही जाता है सर। ये रेट हमें ये रेट देख के ऐसा लगता है कि सामने वाला बायर नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन अभी अभी फिलहाल नहीं लग रही है। डिमांड मार्केट में बनी हुई है, सिर्फ चाइना की एब्सेंट है। पर चाइना का मेरा 2 दिन से मेरे डिस्कशन जो हो रहा है चाइना के बायर के साथ में, वहां पर भी जो इन लोगों ने इस साल में एक ही साल में 70,000 टन का इंपोर्ट किया, वहां पे स्टॉक था, 4 महीना उन्होंने गुजारा किया बगैर इंपोर्ट के। पर अभी इनकी स्टॉक लेवल बहुत ही नीचे आया है, और इन लोगों ने अभी इंक्वायरी चालू की है। पर इसमें भी वो अनलकी इसलिए हुए कि सवेरे पूछते हैं तो हम उनको बोलते हैं 2,850, और शाम को फिर से मैसेज करते हैं 2,900। दूसरे दिन सवेरे उनको बोलते हैं 2,950, और अभी शाम को बोलते हैं 3,000। तो वो लोग लाइन पे चढ़ नहीं पाए। एक बार अगर उनको उनका लेवल इनके लेवल से उनको बस इन्होंने यानी डिसाइड किया कि अब तो लेना ही पड़ेगा, तो चाइना की एक अच्छी डिमांड बनेगी। चाइना में स्टॉक लेवल बहुत कम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर। जब चाइना में इंडिया का जीरा नहीं चलता था, तो ये लोग वियतनाम से भी इंपोर्ट करते थे,
और वियतनाम की कॉस्ट उन लोगों को हाई कॉस्ट में भी पड़ती थी, फिर भी वो वियतनाम से इंपोर्ट करते थे। पेस्टिसाइड का जो इश्यू अभी आया है वो इश्यू सॉल्व हो 99%, यानी उन लोगों ने भी अभी हमारे जो कंटेनर यहाँ से 30-35 कंटेनर एक्सपोर्ट हुए हैं चाइना में रिसेंटली जनवरी और फरवरी में, वो सभी कार्गो क्लियर हो गए। यानी उन्होंने आंखें दिखाई है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाया, पर थोड़े लिबरल है। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो हम सोच रहे थे कि पेस्टिसाइड के इश्यू की वजह से चाइना का एक्सपोर्ट जो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम एक ही है कि चाइना जो ट्रेन मिस कर गया है वो ट्रेन पे वो फिर से कब बैठेगा, और जिस दिन चाइना अगर ये ट्रेन पे बैठता है तो ये मार्केट को एक रॉकेट का पुशअप देगा और $200-300 की सीधी तेजी बनाएंगी। ये मेरा ओवरऑल व्यू है आज। थैंक यू। मितेश भाई, थोड़ा बांग्लादेश की डिमांड के बारे में 2 मिनट बात जरा बताइए। बांग्लादेश की डिमांड और पाकिस्तान की डिमांड आपने बताई कि बहुत अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश हमारा बड़ा बायर है, तो उसके बारे में क्या मान रहे हैं? बांग्लादेश हर साल हमारे से 40,000 टन का इंपोर्ट करता है। बांग्लादेश इससे पहले हेलो, आज से हाँ एक बता साल रहा हूँ, रुको 2-5 मिनट में रुको, बता रहा हूँ। आज से एक साल पहले जो बांग्लादेश का जो सिस्टम था वो चिटागोंग पोर्ट पे बाय सी लेता था माल। अभी जो कंटेनरों की प्रॉब्लम आई और वेसलों के जो ट्रांजिट पीरियड, यानी माल जो पहले 20 दिन में पहुंचते थे वो 45 से 50 दिन में पहुंचने लग गए। और कंटेनर का किराया जो समझ लीजिए $1,700-1,800 था वो $3,500 से $4,000 हो गया। तो वहां पे बाय सी की जो डिमांड आनी चाहिए थी वो डिमांड नहीं आ रही थी, तो उसके बदले में एक दूसरा ऑप्शन चालू हुआ, हिली बॉर्डर बाय रोड। इनका अभी एक्सपोर्ट हमारा बांग्लादेश के साथ में चालू है, और बांग्लादेश बाय रोड में भी अच्छी बहुत ही डिमांड बनी हुई है। बांग्लादेश के बायर पूरे चेंज हो गए, पूरा बिजनेस सिस्टम चेंज हुआ है, फिर भी नए सिस्टम में बायरों ने बहुत ही अच्छी बाइंग किया है। $2,200 से बांग्लादेश लाइन पे है, और हर भाव में बांग्लादेश की बाइंग आ रही है। मैंने जो जजमेंट निकाल रहा है जो पाकिस्तान के बायर, बांग्लादेश के बायर के हमने उनसे डिस्कस किया, वो हिसाब से मुझे लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हैंड टू माउथ ही है। जहां पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान में 6 महीना जो तालिबान की वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर बंद रही, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो स्टॉक था वो बहुत ही कम हो गया था। और अभी जो ये लोग बाइंग कर रहे हैं वो उनका हैंड टू माउथ, और इनकी जो रमजान आने की है, क्योंकि माल पहुंचते पहुंचते कम से कम यहाँ से अफगानिस्तान ट्रांजिट में जाता है फिर पाकिस्तान में आता है, तो वो पूरा रोटेशन करते करते उनको कम से कम 30 से 35 दिन लग जाते हैं। तो उन लोगों के पास भी हैंड टू माउथ डिमांड अभी बनी हुई है। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बाइंग में है। या थैंक यू मितेश भाई, आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है उसके बारे में बहुत बढ़िया बात की है। प्लीज सभी को रिक्वेस्ट है कि माइक अपना बंद रखे, उसके बाद बात करें। हेलो हेलो, हाँ भरत भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? भरत भाई? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, सुन रहा हूँ भरत भाई, वेलकम। भरत भाई, आपका जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है, आपने काफी सालों से ग्राउंड लेवल के रिपोर्ट में आपने एक एक्सपर्ट बन चुके हैं। मुझे जीरा के बारे में आपसे ये जानना है कि जो हमारा सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात और राजस्थान जो एरिया, 2 ही स्टेट में हमारा जीरा का शोइंग होता है। तो गुजरात और राजस्थान दोनों में आपने जिस तरह से सभी से बात की है, तो आपको पहले बिजाई कितनी कम हुई, और जो क्वालिटी के बारे में काफी बातें हमें मार्केट से मिल रही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए भरत भाई। पहले तो सर ये वेबिनार में जोड़ने के लिए खूब खूब आभार आपका। थैंक यू सर। जब सोइंग का टाइम था तब हमारा सबका आंकलन था कि भाई जीरे की फसल कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी दूसरे कमोडिटी के भाव के हिसाब से। तो तब हमारा एक आंकलन था 70 to 80% क्रॉप का बिजाई होगा। बिजाई 70-80% हुई भी, बट बाद में वेदर ने सपोर्ट नहीं किया। हर मंथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई वेदर में, चाहे बारिश आई, चाहे ओस गिरी, चाहे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती गई। तो हर 15 दिन, हर महीने दिन में हमारे आंकड़े घटते गए, और आज जो हम 70-80% क्रॉप में थे वो आज हम 50% तक आ गए हैं। तो कुल मिला के वैसे आंकड़े देखने जाए तो सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, बनासकांठा, राजस्थान सब मिला के हायर साइड फसल 50 लाख के ऊपर नहीं बैठती है जीरे की। सभी मिला के जो हमने सभी मिला के
पिछले पिछले जिसमें साल देखने हमने जाओ हाँ, तो राजस्थान हम गिनते हैं अप्रोक्स 35 लाख और हम्म, गुजरात आएगा हमारा 15 लाख। अच्छा, ये बहुत बहुत ही कम फसल आएगी। और क्वालिटी के बारे में भरत भाई और आपका क्या विचार? वो भी आज की डेट की बात है। आगे भी एक दो वेदर खराब दिख रहे हैं। जो पहले की फसल थी उसमें तो प्रॉब्लम है ही, पीछे की फसल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो लेट सोइंग है ना उसमें अभी अगर आगे वेदर खराब होता है, जैसे अपन देख रहे हैं अभी धूप बढ़ गई है, टेम्परेचर हाई हो गया है, तो वो भी खराब ही है फसल के लिए। तो उसमें आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऐसा न्यूज मिल रहा है छोटे छोटे गांव से कि किसान ऑलरेडी ये फसल को समेट रहे हैं कि भाई जितना आया हाथ में उतना बटोर लो। अच्छा, तो आप जो पिछले साल हमने देखा था कि 90 लाख यानी कि 88 से 90 लाख बैग्स का जो हमारा क्रॉप था, उसके मुकाबले तो ये 50% हमारा जो फसल है वो कम आएगी। और उसके सामने जो एक्सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से 10-15% से ज्यादा कम होने की उम्मीद नहीं है। और एक्सपोर्ट भी अच्छी रहेगी। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये आज मामला बहुत ही संगीन बन रहा है मार्केट के लिए अगर देखा जाए। और क्वालिटी का इश्यू भी काफी है भरत भाई। ये दो क्वालिटी के बारे में थोड़ी बात कीजिए भरत भाई। जो फर्स्ट सोइंग था, जो प्री सोइंग था, वो जो माल आ रहे हैं उसमें क्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि उतारे कम है। तो माल का वेट लाइट है, कोई कोई काले माल आ रहे हैं, क्योंकि भाव को देख के किसान माल जो भी है काट काट के ले आ रहा है। और आगे जैसे जैसे यानी देखते अर्ली जाते वेदर वो बिगड़ता जाता है। समय से पहले काट रहा है किसान। हाँ, समय से पहले काट रहा है, क्योंकि आगे जाके वेदर खराब ही होता जा रहा है। कई कई खेत तो ऐसे हो गए कि खेत में कुछ भी हाथ में नहीं आएगा किसान को, तो इसलिए वो जल्दी काट के आ रहा है, तो उसमें उतारे कम आ रहे हैं। आज मंडी में रोज सुबह पूछते हैं, जो किसान माल लेके आते हैं, उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है। जो एरिया में 10-10, 12-12, 14-14 मन के उतारे आते थे, वो एरिया में 3 से 5 के आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये जो प्री सोएंगे उसके, जो बाद की सोएंगे उसका आप 7 से 9 मन के उतारे आएंगे, अगर आगे भी वेदर सपोर्टिव रहा तो उतारे में भी फर्क है। ऑलरेडी सोइंग भी कम है, तो कहीं ना कहीं जीरे की एक अच्छी शॉर्टेज बनती है। जो अपना या कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, जो अपनी क्रॉप साइज है, वो सब मिलाते हैं तो, और डोमेस्टिक डिमांड एक्सपोर्ट डिमांड देखते हैं, जीरे की शॉर्टेज बनती है और अच्छी खासी शॉर्टेज बनती है। या भरत भाई, धनिया की भी बात भी आपसे करनी है। धनिया की बात के लिए हम मुकेश भाई की तरफ जाए उसके पहले मनोज जी, आपको टेक्निकली जीरा में क्या लग रहा है? आगे के लेवल आपको क्या दिख रहे हैं टेक्निकली? मयूर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एनसीडीएक्स का भी आज यहाँ बुलाने के लिए। और आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हम 100 से ज्यादा की संख्या यहाँ देख रहे हैं इस ग्रुप में। हम प्राइस आउटलुक की बात कर सकते हैं क्या मयूर भाई? या थोड़ा टेक्निकल लेवल पर क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। उसमें ठीक कोई है। बात नहीं है। और आप अगर कुछ फंडामेंटल बारे में भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप प्लीज कीजिए मनोज जी। फंडामेंटल में जहां तक मेरा जीरे का सवाल है, तो इसमें एक जो बड़ी चीज ये नजर आ रही है कि जिस तरह से जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है अभी, कल हमने देखा कि इजराइल की तरफ से जो सीरिया के ऊपर मिसाइल लॉन्च किया गया था, और हमने देखा है कि पहले जो दो बड़े कंट्री तुर्की और सीरिया, उनकी तरफ से जीरे की काफी क्रॉप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आती थी। लेकिन जिस तरह से जो अभी टेंशंस देखने को मिले हैं दोनों ही कंट्रीज में, तो कहीं ना कहीं वहां से जो सप्लाई कंसर्न्स हैं वो देखने को मिले हैं, और जो भारतीय जीरे की डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी देखने को मिली है। एक सबसे बड़ा कंसर्न जो सभी पैनलिस्ट ने भी बोला कि यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स को लेकर के इशू है, तो वो बिल्कुल समस्या बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से डिमांड बनी हुई है, तो वो काफी कुछ कीमतों को सपोर्ट कर रही है। हम गल्फ फूड की भी बात कर रहे थे, और इस बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। दूसरा, जो क्रॉप की साइड पे अगर बात करें, तो जो ग्राउंड पे सारे लोगों से बात हो रही है, तो लगभग यहाँ पे सोइंग भी कम है और जो क्रॉप भी डैमेज की खबरें निकल कर आ रही है, तो 30 से 40% का एक कंसेंसस जो है वो बड़े लेवल पर बनता हुआ दिख रहा है कि इस वर्ष लगभग 30 से 40% जो है वो उत्पादन में शायद गिरावट देखने को मिले, या क्वालिटी का इशू जो है वो निकल के रहेगा, जिस तरह से जो वेदर के कंसर्न्स हैं। तो ये एक बड़ी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। अभी
जो नया डेवलपमेंट यूक्रेन और रशिया को लेकर के चल रहा है, तो वो भी एक यहाँ बड़ा कंसर्न है। तो फंडामेंटल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो रुपी का जो है काफी बड़ा रोल यहाँ पे, जितनी भी जो एक्सपोर्ट्स कमोडिटीज है, हमने देखा है कि मसाले जो मेनली वो एक्सपोर्ट कमोडिटीज है, और रुपी में हमने देखा है कि जो गिरावट है वो देखने को मिली है। और यहाँ पे जिस तरह से जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है ग्लोबली, और जो फेड की तरफ से और बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़त की जो उम्मीद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इमर्जिंग मार्केट्स है या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उसमें इंडिया भी एक बड़ा जो है रोल प्ले करता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो है आउटफ्लो फॉरेन फंड्स का होता हुआ दिखेगा, तो वो भी जो है इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज पे आगे प्रेशर रख सकता है। तो रुपी में मेरा मानना है कि आगे जो समय है आने वाला 2022 का, वो एक थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। तो वो भी कहीं न कहीं ये सारी ही एक्सपोर्ट कमोडिटीज को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे फंडामेंटल ठीक लगते हैं, और एक्सपोर्ट कमोडिटी के लिए यहाँ पे जो रुपी की जो वीकनेस है वो चेरी ऑन द केक रहेगी। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ दिखाई देती है। जहां तक जीरा का टेक्निकल का सवाल है, तो हमने देखा है कि जो तीनों ही मसाले जो NCDEX पे ट्रेड होते हैं, धनिया, हल्दी और जीरा, तो उसमें सबसे कम जो रिटर्न है वो जीरा में देखने को मिले थे वर्ष 2021 में। लगभग 28% के रिटर्न हमने देखे थे जीरा में, धनिया में लगभग 50% थे, और हल्दी में 62% के आसपास के रिटर्न्स थे। तो जीरा जो कमोडिटी थी उसमें सबसे कम रिटर्न्स थे, लेकिन इसमें जो तेजी की शुरुआत हुई वो जुलाई 2021 के बाद हुई, और हमने जो 12,955 के लोज NCDEX कॉन्ट्रैक्ट में देखे थे जुलाई महीने में, वहां से अभी तक हम लगभग 71% की रैली, जो कल जो मार्केट क्लोज हुई है, वहां तक देख चुके हैं। तो टेक्निकली जो मेरा मानना है कि अभी ये जो रैली चल रही है ये कंटिन्यू होना चाहिए, और जो इसमें रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं 23,060, मतलब अभी यहाँ पे जो 22,140 की क्लोजिंग आई है, वहां से लगभग 900 से 1000 पॉइंट का और जो है यहाँ पे भी गुंजाइश इस करंट रैली में दिखता है। तो अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, और मेरा मानना है कि जो रैली चल रही है वो कंटिन्यू हो सकती है, और जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कहीं ना कहीं 23,000 रुपए के आसपास बनेगा। जो ऑल टाइम हाइज है जीरे के वो 22,360 के हैं, और वो भी लग रहा है कि शायद ये फरवरी मंथ में ही जो एक बार क्रॉस होते हुए नजर आए। तो अभी रेजिस्टेंस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर क्रॉप के अराइवल्स जब बढ़ते हैं उस समय कभी थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, तो एक यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी। लेकिन जो पैनलिस्ट बता रहे थे कि अभी चाइना जो है बिल्कुल साइलेंट है, तो ऐसे में अगर चाइना की डिमांड आती है तो फिर वो यहाँ पे जो कीमतों को और भी जो है सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। और 23,060 के ऊपर अगर कीमतें यहाँ निकलती है, तो फिर ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है मेरा वो 26,000 तक का है। 26,040 जो है वो एग्जैक्ट यहाँ टेक्निकली जो लेवल्स हैं वो आ रहे हैं, तो वहां तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि वर्ष 2022 में कीमतें 18,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 18,400 यहाँ पे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो जीरे के लिए प्ले करेगा। तो उस लेवल को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जो भी जो बाइंग में जो काम कर रहे हैं या जो बाइंग बना के चल रहे हैं, तो 18,400 के एक पॉइंट पे जो है बिल्कुल यहाँ नजर रख के चलना चाहिए। ठीक है मनोज जी, धनिया के बारे में भी आगे बात करेंगे, और जीरे के बारे में मितेश भाई से और योगेश भाई से बहुत अभी बात लेनी है, पर्टिकुलरली सीरिया और अफगानिस्तान के बारे में भी बात जाननी है। लेकिन धनिया के बारे में, धनिया भी इस बार की हम मान रहे हैं कि वो भी एक हॉट कमोडिटी है, और मसाले के जो कॉम्प्लेक्स में सभी जगह पर हमें तेजी दिख रही है। तो ये धनिया का रोल है वो भी जीरे जैसा ही इस बार बड़ा रहने वाला है। मुकेश भाई, मुझे सुन रहे हैं मुकेश भाई? जी जी जी। या थैंक यू मुकेश भाई, वेलकम। मुकेश भाई, धनिया के बारे में इस बार पहले तो आप जो हमारा क्रॉप का एस्टिमेट और कैरी फॉरवर्ड उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए, और उसके बाद हम भरत भाई से और आप से एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, और टेक्निकली मनोज जी से भी जानेंगे। तो मुकेश भाई प्लीज, फंडामेंटल क्रॉप की साइज और कैरी फॉरवर्ड और डिमांड उसके बारे में आप बताइए मुकेश जी। नमस्कार। धनिया के सोइंग के आंकड़े जिस हिसाब से गुजरात के आए हैं उस हिसाब से इतने आंकड़े नहीं हैं। उसकी वजह क्रॉप कम है, उसके कई सारे कारण हैं। कई जगह पे सूखा नामक रोग लग गया था,
पौधा अपने आप ही सूख गया था, तो उसको उखाड़ के दूसरी जींस बोई गई है। तो लगभग मेरा ऐसा मानना है कि जो क्रॉप साइज है वो 30 से 35 लाख के बीच में गुजरात की आएगी। राजस्थान व एमपी की क्रॉप साइज लगभग 20 लाख बोरी एमपी व 10 लाख बोरी राजस्थान, ये लगभग फाइनल से आंकड़े हैं। तो कुल मिला के 60-65 लाख। और अदर देन स्टेट में आप क्या मान रहे हैं मुकेश जी? अदर देन स्टेट में लगभग 5 से 6 लाख बोरी मान रहा हूँ। जैसे इस साल जो मौसम खराब रहा उससे आंध्रा में, महाराष्ट्र में व बंगाल और आसाम में भी क्रॉप को काफी डैमेजेस हुए हैं। लेकिन वो डैमेजेस जो पता लग रहे हैं वो जब कटाई के टाइम पे उतारा नहीं उतर रहा है, इस टाइप के डैमेजेस हैं। तो वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे निवेशकों की संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा मुकेश जी, कैरी फॉरवर्ड के बारे में आपका क्या विचार है? कैरी फॉरवर्ड आप कितना मान रहे हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड है उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में दिख रहे हैं आप? कैरी फॉरवर्ड तो नहीं के बराबर है, जैसा कि मैं पूर्व में कहता आया हूँ कि 20 लाख बोरी धनिया का डेड स्टॉक हम लोग ऑल टाइम मान के चलते हैं। उसकी वजह इस साल जो कैरी फॉरवर्ड जा रहा है वो मात्र 15 से 20 लाख बोरी के बीच में जा रहा है, तो इसको तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और धनिया की डिमांड जिस तरह से हमें मसाला कॉम्प्लेक्स में कोरोना जो आया उसके बाद डिमांड सभी मसाले की बढ़ रही है, और धनिया की जो हमारी एनुअल डिमांड है उसका प्रोजेक्शन आपका क्या है मुकेश भाई? नहीं, एनुअल डिमांड लगभग मेरा ऐसा मानना विद एक्सपोर्ट 1,35,00,000 बोरी, उसमें एक्सपोर्ट भी आ गया जो लगभग लास्ट ईयर तो खैर बढ़ के आया है, लेकिन 15 से 20 लाख बोरी जो है एक्सपोर्ट हम मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से जो है लगभग 60-65 लाख बोरी है, और 15 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड 80 लाख, और लगभग 5 लाख बोरी 7 लाख बोरी की दूसरी क्रॉप है। अच्छा अच्छा। तो मुकेश भाई, ये अब अगर आपकी बात है उसे मान लिया जाए तो धनिया की बैलेंस शीट भी इस बार तो बहुत टाइट रहने वाली है। जैसे जीरा में हुआ है ऐसा ही धनिया में आप मान रहे हैं? बहुत टाइट रहेगी, लेकिन इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि ऊंचे भावों पर ग्राहकी कम हो जाती है, तो ग्राहकी निश्चित रूप से कम होगी, ये तो लग रहा है। लेकिन चूंकि हमारे पास फसल ही इतनी सी है कि हम उस ग्राहकी को नहीं देख सकते। केवल जो जनरल राजस्थान एमपी में जो स्टॉक पोजीशन की वैल्यू है वो लगभग 20 लाख बोरी तो हर साल नॉर्मल स्टॉक हो ही जाता है। तो इसलिए ये 20 लाख बोरी भी स्टॉक हो गया, 10 लाख बोरी एनसीडीएक्स ले गया, तो उसके बाद बचेगा क्या? 30-35 40 लाख बोरी में पूरा साल निकालना है। हाँ, ये सही बात है, सही बात है। मुकेश जी, और भी बात हम आपसे जानेंगे। योगेश भाई, मुझे सुन सकते हैं योगेश भाई? यस, आई कैन लिसन यू। या योगेश भाई, धनिया का जो इंटरनेशनल मार्केट सिनारियो है, जिस तरह से रशिया यूक्रेन में प्रॉब्लम है, जो हमारे धनिया के वहां भी पैदावार होती है, फिर रोमानिया, बल्गेरिया और सीरिया, ये भी धनिया का प्रोडक्शन, लेकिन उनका जो क्रॉप है वो जून जुलाई में आने वाला है। तो इस बार आप इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एक्सपोर्ट और हमारा धनिया का जो अभी का जो सिनारियो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं योगेश भाई? धनिया में जो प्राइस बढ़ोतरी हुई है, जो मुकेश भाई ने बताया कि क्रॉप कम है, मैं भी मानता हूं। मेरे हिसाब से भी 70 लाख बैग का क्रॉप का एक्सपेक्टेशन था, 20 लाख गुनी का कैरी फॉरवर्ड था। अपना भाव आज की तारीख में $1,600 C&F भाव हो रहा है, लेकिन रशिया और यूक्रेन का जो भी प्रॉब्लम्स है, फिर भी शिपमेंट आ रहा है। रशिया का आज की तारीख का भाव है $800 FOB का है, यूक्रेन का $925 है, सीरिया का $1,000 का FOB का प्राइस है, और बल्गेरिया का $1,150 C&F का प्राइस है। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट डेफिनेटली कम होने का चांसेस है, बिकॉज प्राइस पैरिटी अपनी हाई है। मेरे ख्याल से इंडिया ये साल में 25-30 हजार टन इंपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है आज की तारीख में। अच्छा, तो ये योगेश भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि
ये इंपोर्ट है वो, ये तो रशिया और यूक्रेन का नया क्रॉप आने के बाद इंपोर्ट होगा या अभी होने की उम्मीद है? अभी होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ भाव बढ़ेगा तो यहाँ के लोग इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे दिवाली पहले 5,000 टन इंपोर्ट हुए थे, $850 to $870 यूक्रेन एंड रशिया का। वो माल आया तभी वो लोग लोकल में बेच नहीं पाए थे क्योंकि पैरिटी नहीं थी करके। अभी आज उन लोगों को मुनाफा ज्यादा मिलेगा, उनका हाथ बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली आज की तारीख से वो लोग इंपोर्ट करने की कोशिश चालू करेंगे। नया माल का भाव उस टाइम पे देखेंगे क्या होते हैं करके। ठीक है योगेश भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। भरत भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ यूक्रेन, रशिया, बल्गेरिया, रोमानिया, सीरिया से इंपोर्ट होने की बात योगेश भाई ने की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी ग्रीन क्वालिटी, जो स्कूटर क्वालिटी यानी सिंगल या डबल पैरेट क्वालिटी, जो क्वालिटी हम इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है, उसका कोई कंपिटिटर्स नहीं हुआ है। तो हमारी ये जो क्वालिटी है, उनके भाव है वो तो किसानों को मिलेंगे, और हमारे ये जो क्वालिटी का जो इश्यू है, वहां से जो इंडिया है वो आगे जाके बहुत बड़ी गेन करेगा, ऐसा आपको लग रहा है? क्या लग रहा है ये क्वालिटी और जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट में हमारी स्थिति क्या लगती है आपको? मैं जवाब दे दूं, ये प्रश्न का आपको जवाब दे दूं इंटरनेशनल मार्केट में ग्रीन का बाबत में। प्लीज योगेश भाई। या ग्रीन कॉलर की अपनी मोनोपोली है, सिंगल पैरोड डबल पैरोड है, लेकिन अपने को ख्याल रखना चाहिए सीरिया में ग्रीन क्वालिटी होती है, वो नॉर्थ अफ्रीका वाला इंडिया से नहीं लेता है, सीरिया से लेता है। और आजकल ईरान का जो कोरिएंडर सीड आता है वो भी ग्रीन कलर का आता है, वो भी माल जा रहा है आज की तारीख। या योगेश भाई, थैंक यू वेरी मच। भरत भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, क्वालिटी में तो जो योगेश भाई ने बोला वो एकदम सही बात बोली। अपना जो धनिया जो आता है यहाँ का, जो छोटा, जो सिंगल डबल, वो डोमेस्टिक में अपना ही जाएगा, वो यहाँ पर री इम्पोर्ट नहीं होता है। वहाँ का जो माल है वो आई थिंक 5 साल पहले एक बार इम्पोर्ट हुआ था, अभी वहां से अदर कंट्री एक्सपोर्ट हो रहा है जो ग्रीन वाला माल है फॉरेन का। तो अपनी जो क्वालिटी है उसका प्राइस तो किसान को मिलने वाला ही है। और बाकी जो इम्पोर्ट माल आ रहा है अभी, जो दाना छोटा है, माल थोड़ा काला है, उसमें वोलेटाइल वोलेट 1.5%, अपने यहाँ के धनिया में वोलेटाइल वोले 0.5%। तो जिसको पाउडर बनाना है उसके लिए इंपोर्ट धनिया अच्छा है, इसीलिए इंपोर्ट, वो लोग इंपोर्ट का माल लेते हैं। भरत भाई, आपके हिसाब से ये क्रॉप कंडीशन, जैसे मुकेश भाई ने बात किया है कि बहुत ही कम स्टॉक प्रोडक्शन होगा, 70 लाख बोरी का प्रोडक्शन योगेश भाई ने भी बताया। आप भी ये पर्टिकुलरली जो सौराष्ट्र, अभी गुजरात है, वो पूरे देश में धनिया की प्रोडक्शन में लीडिंग कर रहा है, और आप ग्राउंड लेवल पर बहुत ही आप सर्वे करते हैं, तो ये धनिया का क्रॉप जो गुजरात का है, उसका आपका क्या आकलन है, और क्वालिटी के बारे में आप क्या मान रहे हैं? सर, हम पहले थोड़ा आकलन हमारा ज्यादा था, हम पहले आकलन में थे 80-90 लाख के क्रॉप में। अभी जैसे उन लोगों ने बोला, अभी प्रॉब्लम है वेदर के कारण, उसमें भी उतारे कम आए हैं, फसल में प्रॉब्लम है। मैं अभी लास्ट वीक ही जाके आया हूँ जीरा और धनिया की फसल के लिए, तो अभी मैं भी थोड़े 70-75 के क्रॉप में ही हूँ। आज की डेट की जो बात है उसमें जो योगेश भाई ने बोला उसमें सही बात है कि भाई 35 लाख बोरी करीबन गुजरात आएगा, एमपी राजस्थान मिला के 25-27 या तो 30 हायर साइड 25 से 30 के बीच में आएगा। बाकी 7-8 लाख बोरी अपना इंपोर्ट आएगा और 5-7 लाख बोरी अपना अदर आएगा। और बाकी रही कैरी फॉरवर्ड की बात, कैरी फॉरवर्ड के पक्के डेटा ना तो आज तक किसी को मिले हैं और ना तो किसी को मिलेगी। ये खाली एक जजमेंट होता है सबका, तेजी होती है तो कम दिखता है, मंदी होती है तो ज्यादा दिखता है। बट ऑल ओवर देखने जाओ, स्टेशन पे बात करो और पूछो, तो एक जो आंकड़ा बैठता है, जो एक टेंटेटिव बोलते हैं अपन, वो करीबन 25 लाख बैठ रहा है। तो भी धनिया में कहीं ना कहीं शॉर्टेज है ही। अपनी खपत विद एक्सपोर्ट 130, 135, 1 करोड़ 30 लाख बोरी, 35 लाख बोरी है ही, तो भी कहीं ना कहीं धनिया में अच्छी शॉर्टेज है।
भरत भाई, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो धनिया है गुजरात, राजस्थान और एमपी, लेकिन हम पूरे देश में दे रहे हैं, पर्टिकुलरली नेपाल तक जा रहा है, नॉर्थ में भी डिमांड अच्छी हो रही। और पिछले साल हमने देखा है कि गुजरात का जो धनिया है वो पूरे देश में गया था। साउथ में तो हमारी रेगुलर मार्केट सालों से हो रही है, लेकिन नॉर्थ में गुजरात के धनिये की बहुत डिमांड अच्छी थी। तो जो ये ओवरसीज यानी कि गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के सिवा जिन राज्यों में धनिये की डिमांड है, वो डिमांड को आप कैसे देखते हैं इस बार? सर, डिमांड अच्छी निकलेगी। डिमांड अभी सब सेंटर खाली है। सब लोग नए माल का वेट कर रहे हैं कि सूखा माल आए और हम बाइंग करें। तो आगे जाके डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। और जितना भी धनिया जहां पर भी जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा माल सौराष्ट्र से ही डिस्पैच होगा, क्योंकि एमपी राजस्थान की क्रॉप छोटी है। वहां का धनिया वहीं सिमट जाएगा, वहीं मसाला कंपनी वाले सिमटा देंगे। तो टोटली डिस्पैचिंग होगा वो सौराष्ट्र से ही होगा, और आगे जाके डिमांड ज्यादा ही रहेगी। ये भरत भाई, ये जो डिमांड के बारे में है और धनिया मार्केट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो करता है वो साउथ और नॉर्थ के स्टेट की जो डिमांड है उसका सबसे ज्यादा असर होता है। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। मनोज जी, धनिया की फंडामेंटल के बारे में जो भी है वो आप शॉर्ट में बताइए। और टेक्निकल धनिया जो है, टेक्निकली आप क्या देख रहे हैं धनिया में? बिल्कुल मयूर भाई, धनिया जो है 2021 की भी हॉट कमोडिटी थी और ये 22 की भी हॉट कमोडिटी रहने वाली है। धनिया पे काफी समय से मैं जो है व्यू मेरा रहा है। पिछले वर्ष 2021 फरवरी से मैं बुलिश था धनिया में, और अभी भी हूँ, और काफी अच्छे मूव्स यहाँ देखने को मिले हैं। गत वर्ष यहाँ 50% की हमने बढ़त देखी थी, और फंडामेंटल साइड पे जिस तरह से जो ग्राउंड रिपोर्ट है और जो उत्पादन के अनुमान आ रहे हैं, अगर हम 60 के बजाय 70 लाख बोरी भी माने और पिछले जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो 25 से 30 लाख भी माने, तो भी 1 करोड़ जो है बैग होते हैं। उसमें से भी आपको सोइंग के लिए जो है वो अलग करना पड़ेगा, और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो 1 करोड़ 20 लाख की रहती थी। जहां तक पोस्ट पेंडेमिक जो कोविड के बाद का सवाल है, तो अब हम जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वर्ष 2022 में भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो डिमांड है सारी कमोडिटीज की, वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है वो बड़ी जो है माइनस में रहने वाली है। दूसरा जो मेजर जो सप्लाइंग कंट्रीज है, हम देखते हैं कि रशिया है, यूक्रेन है, बुल्गारिया है। तो जिस तरह से जो वहां पे टेंशन्स देखने को मिल रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में, अगर वहां पे एस्केलेशन होता है तो कहीं ना कहीं वहां का जो सप्लाई है वो भी प्रभावित होगा। तो ऐसे में भी जो भारतीय धनिये की डिमांड अच्छी देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में। तो ओवरऑल यहाँ पे सीन जो है वो काफी पॉजिटिव है धनिया का, और मैं काफी पॉजिटिव हूँ इस कमोडिटी के ऊपर। और मेरा मानना है कि यहाँ जो बढ़त है वो जारी रहना चाहिए। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जो गत वर्ष यहाँ पे भी जुलाई से हमने देखा था कि एक तेजी की शुरुआत हुई थी, और जुलाई के जो लोस थे 6214 के, वहां से हम लगभग 78% की जो बढ़त है अभी तक देख चुके हैं जो कल मार्केट क्लोज हुई है। अभी 11,000 के आसपास जो है यहाँ भाव चल रहे हैं। एक तगड़ा जो प्रतिरोध है वो 11,300 के आसपास यहाँ पे दिखाई जो है पड़ रहा है। 11,300 के लेवल एक बार यहाँ पे क्रॉस होंगे तो मेरा मानना है कि जो नई तेजी की शुरुआत इस कमोडिटी में देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पे जो अगले लेवल्स बनेंगे वो लगभग 12,430 के आसपास के बनेंगे। तो 11,300 के लेवल पे नजर रखना चाहिए। वो लेवल क्रॉस होते ही फिर यहाँ लगभग 1,000 से 1,100 रुपए की जो है बढ़त इस कमोडिटी में देखने को मिल सकती है। धनिया के जो ऑल टाइम हाईज है 13,444 के, वो मुझे लगता है कि 2022 में जो है वो ब्रीच होते हुए नजर आएंगे, और नया हाई शायद हम लाइफ टाइम इस कमोडिटी में 2022 में बनते हुए देखें। तो टेक्निकली कमोडिटी काफी स्ट्रांग नजर आती है, और यहाँ पे जो एक लेवल का जो नजर रखना चाहिए वो है 9,400 का। मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 9,400 के लेवल्स पर यहाँ नजर रखना चाहिए। उसके नीचे अगर कमोडिटी में क्लोजिंग आती है तो फिर यहाँ एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस काफी कम प्रतीत होते हैं। ओवरऑल ये कमोडिटी बाय ऑन डिप की ही रहेगी। 11,300 के ब्रेकआउट के ऊपर फिर एक यहाँ पे फ्रेश रैली देखने को मिलेगी, और मेरा मानना है कि 12,400 और उसके ऊपर फिर यहाँ जो पुराने हाई है 13,444 के वो भी ब्रीच होंगे। तो 14,000 ओवरऑल में मान के चल रहा हूँ कि 2022 में एक बार धनिया जो है वो दिखा सकता है। वर्तमान लेवल से भी लगभग यहाँ 40% की बढ़त की ओर गुंजाइश इस वर्ष में लगती है। मयूर भाई।
या थैंक यू वेरी मच मनोज जी, बहुत बढ़िया बात की आपने। अभी सभी से हमने धनिया और जीरा के जो फंडामेंटल है वो काफी हमने जान लिए। टेक्निकल व्यू है वो भी मेरे ख्याल से मनोज जी ने बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया है, तो किसी को उसके बारे में भी डाउट नहीं होना चाहिए। जगदीप जी, सबसे मुझे लास्ट कमेंट लेने हैं, उसके पहले आपके शॉर्ट कमेंट चाहिए। जगदीप जी, आप ये जो फंडामेंटल आपने सुने, वहां से आप क्या ट्रेड को सलाह देना चाहेंगे जगदीप जी? देखिए, ट्रेड को सलाह तो मैं यही दूंगा जो शुरुआत में दी थी कि संभल के चलिए। वोलेटिलिटी जो है ना वो दो धारी तलवार होती है। अगर आपके हिसाब से चल रही है तो आपके लिए काम करेगी, अगर आपके ध्यान के अगर अगेंस्ट है तो फिर आपके खिलाफ काम करेगी। तो अगर आपका ध्यान क्लियर नहीं है तो आप डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स का जो है इस्तेमाल कीजिए। लकीली इस साल जो है ना अपने पिछले 3-4 साल के कंपैरिजन में काफी अच्छी लिक्विडिटी है, ओपन इंटरेस्ट है। तो जो अपने पिछले साल तक ये बोलने के लिए था कि नहीं भाई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, ट्रेड नहीं जाएगा, वो सब सवाल जो है ना और शंका इस साल नहीं है अपने पास। तो जब इतनी जो कहिए ना कि अनसर्टेनिटीज बनी हुई है प्रोडक्शन को लेके, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके, हालांकि जीरा धनिया बहुत छोटी कमोडिटी है बट जियोपॉलिटिकल टेंशन में सबसे बड़ा काम कर रहा है क्योंकि चीजें तो जब अनसर्टेनिटीज ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, आपके दोनों तरफ बोला कि जैसे अगर आपके साथ नहीं चली तो अगेंस्ट बहुत लंबी चलेगी। तो हेज रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच जगदीप जी। मितेश भाई, मेरा आपसे यही बात प्रश्न है जीरा के बारे में कि देखिए पिछले साल हमने देखा था कि अफगानिस्तान में भी 12-13 हजार टन का प्रोडक्शन हुआ था, और मेरे ख्याल से 12-13 हजार बैग्स का प्रोडक्शन हुआ था। ईरान में भी 7-8 हजार बैग्स का प्रोडक्शन हुआ था। इस बार ये जो कंपिटिटर्स है, ये इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? हमने अफगानिस्तान से जीरा इंपोर्ट भी किया था पिछले साल, तो इस बार ऐसी कुछ संभावना दिखती है आपको कुछ? सर जी, अफगानिस्तान का जीरा का एवरेज क्रॉप साइज है 7,000 मेट्रिक टन से 8,000 मेट्रिक टन। ज़्यादातर पाकिस्तान में इसका कंजम्पशन हो जाता है। पर इस बार जो करंट ईयर में अफगानिस्तान का क्रॉप था वो 12,000 मेट्रिक टन आया था। क्रॉप अच्छा आया था। और अभी जो मेरी गलफूड में जो हमारे पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी बायर से बात हुई, उनका कहना है कि एक बारिश अच्छी हुई है और बुआई का जो सीज़न है वो सीज़न अभी कंप्लीट हो चुका है। ये टाइम पे इनकी सोइंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके हिसाब से हमारे जितने इतने शार्प ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मिलते हैं, पर वो उनका एक अनुमान था कि पिछले साल जितना क्रॉप आ सकता है। पर अफगानिस्तान में इरिगेशन सिस्टम नहीं है। अफगानिस्तान में जीरे की फसल बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। सेम वहाँ पे 3 बारिश अगर होती है कंटिन्यू टाइम पीरियड में तो ही जीरे का क्रॉप सेफ आता है, नहीं तो इसकी ईल्ड कमजोर बैठती है। और जो 12,000 टन की करंट ईयर की क्रॉप थी वो क्रॉप वहाँ पे नहीं मिल पाती है। एवरेज इनकी 7 से 8,000 टन की क्रॉप रहती है। इसके साथ में मेरे पास में सीरिया के 2 बायर वहाँ पे विजिट किए थे गलफूड में। तो उनसे हमने दोनों का व्यू सेम बैठ रहा था। हमने दोनों से बात किया कि इस साल सीरिया जो हर साल 15 से 20,000 टन का जीरे का उत्पादन करता है, धीरे धीरे वहाँ पे क्रॉप कम हो रही है। पॉलिटिकल सिचुएशन और वहाँ से माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, वो देखते हुए सीरिया की फसल अब कम हो रही है। और अभी के जो आज की जो सिचुएशन है, आज की तारीख में उनका सोइंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहाँ पे सोइंग कम हुई है क्योंकि वहाँ पे इस बार दुष्काल जैसी परिस्थिति है, बारिश बहुत ही कम हुई है। वहाँ पे जो उनके एनिमल्स है, यानी जो उनके जो है, पशुधन को भी वो लोग बेच रहे हैं दूसरी कंट्री में। उनके खिलाने के लिए घास की भी फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है उनके पास में, यानी वहाँ पे बारिश बहुत कम हुई है। तो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि सीरिया की जो आने वाली फसल है वो भी बहुत कम आएगी। और ये जो सीरिया और सर, मैं एक बात बताना चाहूंगा। जब इंडिया से एक छोटी सी कैलकुलेशन है, माइंडसेट की कैलकुलेशन है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब इंडिया से 2,50,000 टन का एक्सपोर्ट होता है, उसके सामने अफगानिस्तान 10,000 मेट्रिक टन, सीरिया 15,000 मेट्रिक टन, टर्की 8,000 मेट्रिक टन, ईरान का तो पूरा फसल जापान लेके जाता है, तो ईरान कहीं पर मार्केट में नहीं है। तो ये 3 फसल जो 40,000 मेट्रिक टन भी नहीं होती है, वो अपने क्रॉप को कभी कहीं पर भी कॉम्पीट नहीं कर पाती है। और इनकी जो प्राइस होती है वो हमेशा प्रीमियम से ही बिकती है। पर एक माइंडसेट होता है कि सीरिया की क्रॉप आ रही है, टर्की की क्रॉप आ रही है,
अफगानिस्तान की क्रॉप आ रही है। तो वो इंडिया में कोई माइंडसेट 15-20 दिन की गेम होती है, बाकी वो इंडिया के एक्सपोर्ट में कई बार भी अपने को डिस्टर्ब नहीं करती है। कहने का मतलब ये है, अफगानिस्तान का जो क्रॉप इंडिया में हमने इंपोर्ट किया था, मैंने भी इंपोर्ट किया था, दूसरे एक्सपोर्टर भाइयों ने भी इंपोर्ट किया था, वो मार्केट एक अलग है। जहाँ पे सीरिया का फसल, जहाँ से सीरिया ओरिजिन हम इंपोर्ट नहीं कर पाते, वहाँ उसकी बदले में हमने अफगान इंपोर्ट किया है। अफगान इंपोर्ट को शॉर्ट टैक्स, रिसोर्ट टैक्स, यानी एक क्वालिटी वैल्यू ऐड करके उसको जो यूरोपियन कंट्रीज में है, उसका एक्सपोर्ट हो जाता है और उसकी मार्केट एक अलग है। तो अफगान, सीरिया और टर्की, ये क्रॉप हमारे एक्सपोर्ट को कहीं पर भी टच नहीं करती है। ये सिर्फ माइंडसेट गेम है, ये मेरा कहना है और मेरा मानना है। या थैंक यू मितेश भाई, ये आपने एक बहुत बड़ी बात की कि जो हम मानते हैं कि हर बार कभी ना कभी मार्केट में गिरावट आती है या तो मार्केट में कुछ उछाल आता है, तो सभी को एक ही बात आती है कि तुर्की, सीरिया, इनकी सब बात लेके आते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से बोला कि ये क्रॉप का कुछ मायना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी क्रॉप होती है, इतनी बड़ी हमारी एक्सपोर्ट होती है। तो बहुत बड़ी बात की आपने। मुकेश भाई, मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूँ धनिया के बारे में। मार्केट आप किस तरह से देखते हैं? सिर्फ आपका एक क्लोजिंग कमेंट चाहिए मुकेश भाई। मुकेश भाई आप, यदि यहाँ से मार्केट बढ़ती है तो मेरा आइडिया है कि 12,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगी, जो टेक्निकल के हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से। बाकी डिमांड अभी रुकी हुई है क्योंकि गीला धनिया आ रहा है, गीला धनिया कोई नहीं लेना चाहता है। जैसे जैसे धनिया सूखा आता जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, तथा आगे जाकर मुझे लगता है कि अप्रैल में आके 14,000-15,000 के बीच के लेवल बनने चाहिए। ठीक है मुकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। योगेश भाई, मैं आपसे लास्ट कमेंट जीरा और धनिया के बारे में लेना चाहता हूं। योगेश भाई, आप बताइए क्या लग रहा है मार्केट में, आपका क्या लास्ट कमेंट होगा योगेश भाई? मेरे हिसाब से जीरा बढ़कर 240 रुपया पर केजी रहेगा। उस लेवल पे सस्टेन होता है तो आगे 5-7 रुपया बढ़ेगा, अथवा वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होके वापस 20-25 रुपया कम होने का चांसेस है। पर मेरे को लग रहा है कि जीरा 200-210 के नीचे ये साल जाएगा नहीं। अभी जो धनिया की बात हो रही है, धनिया मेरे हिसाब से हाईएस्ट 130-135 तक पहुंचने की आशा रख रहा हूं, और लोएस्ट में मैं लग रहा हूं कि 105 या 110 रुपया लोएस्ट रहेगा। लेकिन ये दोनों ये साल बाजार बुलिश ट्रेंड में ही जाएगा। या थैंक यू योगेश भाई। भरत भाई, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, प्राइस की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरी मार्केट में किस तरह से देख रहे हैं कि ये तो मार्केट में तेजी की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड जो हम नहीं मान रहे, ऐसा कुछ होने की आप देख रहे हैं? कुछ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मैं कुछ ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि जो चीज में शॉर्टेज होती है उसका भाव का आंकलन कोई निकाल नहीं सकता है, उसका भाव फिक्स नहीं होता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे 150 बिके, चाहे 250 बिके, इसका कोई भाव नहीं होता है। तो मेरा प्राइस लेवल एक हायर लेवल पे बहुत बुलिश है। मैं ना 130 में हूँ, ना 135 में हूँ धनिया में, मैं बहुत हाई रेंज में हूँ। इसका भाव कोई नक्की नहीं होता है, क्योंकि आज अपन बोल रहे हैं 1 करोड़ 30-35 लाख बोरी की अपनी खपत है, सामने अपने पास माल 90 लाख बोरी है, 40 लाख 45 लाख बोरी की सीधी शॉर्टेज है। तो इसका कोई भाव तय नहीं कर पाएगा। जब जिसको माल चाहिए, जिसको 1 करोड़ बोरी इंडिया को माल चाहिए तो माल लेगा। वो 2 किलो धनिया लेने में सोचेगी नहीं कि मैं 200 का क्यों लूं, कि 150 का क्यों लूं। तो उसका कोई भाव फिक्स नहीं होता है। सेम चीज जीरे में, उसमें भी शॉर्टेज बनी है। दोनों में मैं हायर लेवल पे बुलिश हूँ। मैं उसका भाव नहीं बता सकता आपको कि क्या लेवल होगा, बट ये रेंज ऊपर की है सब। जीरा 220-30, धनिया 140-50, जो भी हो, वहां पर करेक्शन आते रहेंगे छोटे मोटे। ऊपर गया 10-15 रुपए घटा, बट ऑल ओवर ट्रेंड ऊपर ही रहेगा। जिस तरह से हमने सभी इस बात पर सहमत हो गए कि जिस तरह से कोरोना के बाद कोरोना जिस तरह से आया, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी महामारी हमारे सामने आएगी। और उसके बाद हम जो देख रहे हैं सभी अनएक्सपेक्टेड, सोयाबीन के प्राइस हमने इस बार देखे, वो कभी ने नहीं सोचा था कि सोयाबीन के इतने प्राइस हो गए। हमने कॉटन में इतने बड़े प्राइस देखे, जो भी किसी ने नहीं सोचा था। आज
126 सेंट रियो का फ्यूचर, यहाँ हमारे किसानों को इतना 10,000 रुपया मिल रहा है, सोयाबीन में 10,000 रुपया किसानों को मिला क्विंटल का। तो इन तरह से सभी में हम देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ हो रहा है। तो जीरा धनिया की मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये हमारा एक आकलन हो सकता है ये सभी पैनलिस्ट को सुनने के बाद। और सभी जो ट्रेड कर रहे हैं उनको पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी तेजी हो सकती है तो आगे जाके इतनी बड़ी उसमें नुकसानी भी हो सकती है। तो सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। और मैं मान रहा हूँ कि बहुत बड़े पैनलिस्ट हमके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे काफी तरह की जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट थी, इंटरनेशनल मार्केट में हमें क्या मिल सकता है, तो जीरा धनिया के बारे में मेरे ख्याल से जो भी यहाँ वेबिनार में उपस्थित रहे होंगे उनको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मितेश भाई, योगेश भाई, भरत भाई, मुकेश भाई, मनोज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तरफ से बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद। या सर एक क्वेश्चन आया था ऑडियंस से, प्लीज या प्लीज। ट्रेडर्स आर फेसिंग अ कैश क्रंच, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ट्रेड पे, ऐसा क्वेश्चन आया है सर। तो मेरे ख्याल से मितेश भाई इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से देंगे। जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस मितेश भाई ऐसी कुछ दिख रही है और ऐसी है तो उसका मार्केट में आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? सर जी, मार्केट में जो व्यापार होता है ना, तो मार्केट में फाइनेंशियल क्रंच कभी नहीं आता है। रोटेशन के फर्स्ट स्टेज में जब फाइनेंशियल क्रंच आता है तो फर्स्ट स्टेज में आता है, और वो फिर रोटेशन में आ जाते हैं तो फिर फाइनेंशियल क्रंच नहीं आता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोरोना की वजह से लास्ट ईयर में जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट बंद हुई थी उसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच था, पर अभी वो इम्पैक्ट अभी के करंट मार्केट में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है सर। थैंक यू। मेरे ख्याल से अभी कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम यहाँ आज का वेबिनार हम पूरा करने की घोषणा करते हैं। एनी क्वेश्चन? हेलो? नहीं सर, बस उतना ही था, एक ही क्वेश्चन था सर। ठीक है। ओके, सभी का धन्यवाद। और ऐसी बात लेके हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।